बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा सियासी संग्राम है। हर कोई जानना चाहता है कि सत्ता की चाबी किसके पास है। क्या ये चाबी नीतीश कुमार के अनुभव के पास है या फिर ये चाबी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दमदार रणनीति के पास है या फिर तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व के पास ये चाबी है। आज हम बिहार के प्रमुख मुद्दों और महारथियों की खूबियों और खामियों का सटीक विश्लेषण करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चाबी किसके पास है। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का मूड क्या है और चुनावी गणित क्या है। चुनाव के पहले सियासी पंडित भविष्यवाणियां करने में जुटे हैं। इस माहौल में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के एक दावे का बड़ा शोर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को 37% के करीब वोट मिले थे और उनकी निगाह उन वोटरों पर है जिन्होंने दोनों में से किसी गठबंधन को वोट नहीं दिया था। प्रशांत किशोर का दावा है कि इनके अलावा वो दोनों गठबंधनों के वोट भी काटेंगे और 40% वोट लेकर सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या जमीन पर यह दावा टिकता है? हालिया सर्वे कुछ और ही बताते हैं। जेवीसी सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने की बात की गई है। लोकपाल सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिलता दिखाया गया है। ये सर्वे बताते हैं कि चुनावी लड़ाई में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी दो मुख्य गठबंधनों के बाहर जो छोटे दल हैं उन्हें ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सत्ता की चाबी मुख्य रूप से बड़े खिलाड़ियों के हाथ में घूमती बताई जा रही है। अब एक नजर डाल लेते हैं सियासी महारथियों की खूबियों और खामियों पर। सबसे पहले बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार की। उनके पास लगभग 2 दशक तक सत्ता में रहकर गठबंधन सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। जमीन पर उनके खिलाफ कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती। उनकी सबसे बड़ी खूबी है सुशासन बाबू की छवि और अति पिछड़ा, महादलित और महिला वोट बैंक को साधने की क्षमता। लेकिन उनकी हेल्थ और पार्टी पर उनके नियंत्रण को लेकर सवाल उठते हैं। जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के नियंत्रण में बताए जाते हैं तो कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन पर लोक लुभावन घोषणाएं करने और रेवड़ी बांटने का आरोप भी लग रहा है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात भी जरूरी है। जेडीयू की सहयोगी बीजेपी को केवल 2 बातों पर भरोसा है, पीएम मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की चुनावी रणनीति। मोदी इस चुनाव को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। बीजेपी को भरोसा है कि वो चुनाव के बाद अपना सीएम बनाएगी, भले ही चुनाव तक नीतीश कुमार को ढोना पड़े। बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार का समर्थन केंद्र सरकार के लिए भी जरूरी है, लेकिन बीजेपी के पास बिहार में तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला कोई मजबूत चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी जैसे नेताओं पर बाहरी होने और प्रशांत किशोर के आरोपों का बोझ है। बीजेपी को बिहार में अक्सर जोड़ तोड़ पर टिकी पार्टी के रूप में देखा जाता है, जो अपने दम पर वोट बैंक में ज्यादा इजाफा नहीं कर पाती है। उन पर बीमार नीतीश कुमार को सत्ता में थोपने का आरोप भी लगता है। लगभग सभी सर्वे में सीएम पद के लिए बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव की बात करना भी जरूरी है। आरजेडी पर उनका पूरा नियंत्रण है और वो पार्टी को जंगल राज वाली छवि से निकालकर युवा, रोजगार और विकास के वादों पर केंद्रित कर रहे हैं। 2020 में उन्हीं की अगुवाई में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन विरोधी उन्हें और उनकी पार्टी को घेरने के लिए लालू यादव के जंगल राज की ही बात करते हैं। प्रशांत किशोर उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी सवाल उठाते हैं। तेजस्वी यादव को परिवार के अंदर से भी चुनौती मिल रही है। भाई तेज प्रताप नई पार्टी बना चुके हैं और बहन रोहिणी भी कथित तौर पर नाराज हैं। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस अभी भी उन्हें खुलकर सीएम फेस मानने को तैयार नहीं दिखती है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को भी कई लोग बड़े खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं। ये दोनों युवा हैं और महत्वाकांक्षी हैं। अभी दोनों की स्थिति बंद मुट्ठी की तरह है। क्या सत्ता की चाबी इनके पास है? आइए समझते हैं। प्रशांत किशोर को कई लोग ऐसे आधुनिक अभिमन्यु की तरह देखते हैं जो विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ने आए हैं।
उनकी पब्लिक में अपील बढ़ रही है और सीएम फेस के उम्मीदवारों में उन्हें टॉप 3 में जगह मिलती है। उनका शोर तो बहुत है, लेकिन कई लोगों को जमीन पर उतना जोर नहीं दिखता है। सर्वे में भी उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान नहीं दिखाया गया है। चिराग पासवान 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ चुके हैं। इस बार ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो खेलेंगे एनडीए की ओर से, लेकिन जरूरत पड़ने पर पाला बदल भी सकते हैं, जिसका असर बिहार से केंद्र तक हो सकता है। और अब बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की। आरजेडी की सहयोगी राहुल गांधी की कांग्रेस भी बिहार में पूरी ताकत लगा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ अच्छी जुटी, लेकिन कांग्रेस के पास जमीन पर देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस बार उन्हें लड़ने के लिए 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल ने वोट चोरी की जगह लोगों की जिंदगी से जुड़ा कोई मुद्दा उठाया होता तो अच्छा रहता। अभी उनका फोकस ओबीसी और दलित समुदाय पर है। उन पर लालू यादव, तेजस्वी यादव के दबाव में रहने का आरोप भी लगता है, जिसकी वजह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे जुझारू नेताओं को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि तेज प्रताप की नई पार्टी एआईएमआईएम के ओवैसी, मायावती की बीएसपी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी इस बार वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। इनकी सीटें भले ही ना आए, लेकिन ये किसी भी गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब सवाल वही है कि बिहार में सत्ता की चाबी आखिर किसके पास है। तो जान लीजिए, सत्ता की चाबी असल में 3 बातों पर टिकी है। पहली, कि क्या बिहार की जनता आरजेडी के जंगल राज वाले अतीत को भुलाकर तेजस्वी यादव को विकास के चेहरे के रूप में स्वीकार कर पाएगी। ऐसा होगा तभी महागठबंधन गेम चेंजर बनेगा। या फिर क्या बिहार में पीएम मोदी अपनी लोकप्रियता के दम पर 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दिलाएंगे और कमाल कर दिखाएंगे, जिससे एनडीए की सरकार बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। तीसरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार सारी चुनौतियों को ध्वस्त कर पाएंगे और अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे। बिहार की राजनीति में सीटों का मामूली अंतर भी किसी एक गठबंधन को सत्ता दिला सकता है, और यही वो अंतर है जिसे छोटे दल या पीके की जन स्वराज जैसी पार्टियां अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। देखना यह है कि बिहार की जनता चुनाव में विकास, अनुभव या युवा जोश किसे चुनती है। आपका अनुमान क्या है? बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।